दर्शकों, मिथिला निर्माण कॉन्क्लेव का यह कार्यक्रम आपकी उपस्थिति में आपके सामने लंबे समय से चल रहा है। आपकी इस धैर्यता को मैं नमन करता हूं। और हमारे बीच इस वक्त अब मौजूद हैं सतीश सिंह जी, जो इस क्षेत्र के जाने माने हस्ती हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से आज की राजनीति है और 1 से 2 दिनों में चुनाव की उद्घोषणा भी होने वाली है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। हम अपने दर्शकों से आपका स्वागत करना चाहते हैं कि आप हमारे इस मंच पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। जो राजनीतिक दल हैं, ये राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं जो एनडीए है, महागठबंधन है, जन स्वराज है और कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी बातों को लेकर जनता के सामने जाना चाह रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं चुनाव किस मोड़ लेगा और इस चुनाव में आने वाले समय में क्या कुछ और देखने को मिल सकता है? सर्वप्रथम मैं साधना प्लस न्यूज के इस प्लेटफॉर्म को नमस्कार करता हूं कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आपने। धन्यवाद। सभी पार्टियों के लोग अपनी बात रखें यहाँ पे। आज के दिन में इस कॉन्क्लेव का मेन टॉपिक है मिथिला निर्माण। सभी ने विकास की बात करी, लेकिन किसी ने इस बात पे जो कोर इश्यूज है, यूथ, महिलाएं, उस पर किसी ने बात नहीं की। देखिए, सिर्फ मिथिला का निर्माण सड़क, इमारत या बिल्डिंग से नहीं हो सकता। मिथिला का निर्माण यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ की पहचान और यूथ के रोजगार से हो सकता है। उस रोजगार को कैसे हम स्किल डेवलपमेंट को उभारें, कैसे हम स्टार्टअप्स को ऊपर लाएं। जी, हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में कई ऐसे पार्टियों के नेता और मंत्री जुड़े जिनसे हमने भी यह चर्चा की कि मिथिला के विकास के लिए आपकी पार्टी, आपकी सरकार के द्वारा क्या किया गया और आने वाले समय में क्या विजन है, जिसको लेकर, चूंकि मिथिला की जो संस्कृति रही है, मिथिला की जो पहचान रही है, वो न सिर्फ राष्ट्र स्तर पर रहा है बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। तो उस पैमाने को अब आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, इस पैमाने को एक नए लेवल पे ले जाने की जरूरत है। सिर्फ हम इमारत बना दें, एयरपोर्ट बना दें, ये इट इज रिक्वायर्ड, बेसिक चीजें हैं ये जो हर किसी को चाहिए। आज पिछले 20 सालों में कोई इनकार नहीं कर सकता कि काफी विकास हुआ है, लेकिन हमें उस कला संस्कृति को एक नई पहचान देनी होगी। युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक नई सोच लानी होगी। जब तक हम कुछ इनोवेटिव सोच नहीं लेकर आएंगे, कुछ स्टार्टअप्स यहाँ डेवलप नहीं करेंगे, मिथिला का सही निर्माण नहीं हो सकेगा। मिथिला की भूमि काफी उर्वर रही है, चाहे वह विद्यता की बात करें या फिर उपज की बात करें, या फिर आपने जो कहा कि जो युवा हैं उन युवाओं को अवसर दिया जाना चाहिए। यहाँ की जो पहचान है उस पहचान को और भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने के लिए, तो किस तरीके से आपके नज़र में, चूंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उस नज़र से आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसे इस युवा जो पीढ़ी है, चाहे वह महिलाएं हों या फिर युवा छात्र हों जो आगे आने वाले हैं या जिन्हें आगे आने के लिए अवसर मिलना चाहिए, कैसे उसको देखते हैं? मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसी योजनाओं को डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, छोटी छोटी, जिससे उनके रोजगार परक काम हो सके, है ना। आज के दिन में भी अभी देखिए, सिर्फ 10,000 दे देने से, 1 लाख रुपया दे देने से कोई बंदा डेवलप नहीं होता। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात है, लोकल फॉर ग्लोबल, स्वदेशी अपनाओ, तो इस स्वदेशी के माध्यम से आप कहना चाहेंगे कि उससे एक बड़ा अवसर मिल सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि मिथिला का कल्चर अगर देखेंगे, यहाँ का मधुबनी पेंटिंग को कैसे हम ग्रास रूट पे हर हाथ पे ला सकते हैं और एक इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको पहचान दिला सकते हैं। यहाँ की मखाना, मैं नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा है, काफी काम हो रहा है, बट अभी भी ग्राउंड लेवल पे कई जगह इसको डेवलप करने की जरूरत है। अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पे डेवलप करेंगे तो हर क्षेत्र में हर युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा, और यह मिथिला के लिए काफी गौरव की बात होगी। महिलाओं को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, और कई ऐसी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि पलायन को रोका जाएगा, और जब उनकी सरकार बनेगी या उनके विचार से यह है कि पलायन जो है वह हमारे राज्य के लिए सबसे बड़ा एक, कह सकते हैं कि वह एक कोढ़, जिस तरह की बात कह जा रही है वो है। तो पलायन को रोकने के लिए किस तरीके से आपके नज़र में आना चाहिए, क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ के युवा इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और यहीं के युवा इस राज्य का निर्माण कर सकते हैं।
हमें उस युवाओं को कैसे जोड़ना है मेन स्ट्रीम पे, उसको कैसे वापस, आप देखेंगे बाहर में यही प्रवासी युवा कितना काम कर रहे हैं, कितना नाम भी कर रहे हैं। क्या हम अपने राज्य में उनको काम नहीं दे सकते? क्या हम अपने राज्य में उनके स्किल को डेवलपमेंट नहीं कर सकते? क्या कुछ हम ऐसा स्टार्टअप नहीं बना सकते कि हर युवा को रोजगार मिले? इस पे हमें बहुत ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में लोग इसको बहुत आकांक्षाओं के साथ युवा देख रहे हैं कि आने वाली सरकार क्या करेगी और अपना मत का निर्धारण उसी के अनुसार से करेंगे। नहीं, अलग अलग पार्टियां हैं, सभी अलग अलग पार्टियां अपनी बातों को युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर रख रही हैं। तो किन पार्टियों के कहें तो जो युवा हैं उनके तरफ झुकाव होगा या फिर उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के चाहे वो महिला हो या युवा हो या पुरुष हो, उनके लगता है कि नहीं इसके जरिए हमारे वो सपने पूरे हो सकते हैं या फिर हमारे अंदर जो शक्ति है या हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सही उपयोग जो है वह इस पार्टी के माध्यम से हो सकता है। देखिए, ये मैं तो नहीं कह सकता किसी पार्टी विशेष के बारे में, सभी पार्टियों ने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन आप देखिए, अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो स्टैंड बाई में है। हो सकता है आगे वो अच्छा काम करें तो और उनको लोग युवा पसंद करेंगे। डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट कैंडिडेट्स होंगे और युवा उनको काफी सजगता से परखेंगे कि क्या ये सचमुच हमारे लिए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड। अब इस स्टेट को अपने रोजगार, अपनी शिक्षा और अपने मतलब स्किल के लिए सोचना पड़ेगा, तभी इस स्टेट का विकास हो सकेगा। तो हमारे साथ अभी कुछ समय पूर्व जो है वह मधुबनी की जिला पार्षद थी, महिला हैं, सबसे कम उम्र की थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है उतना ज़्यादा महिलाओं को फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्या इस चीज़ को आप सही मानते हैं या फिर और किस तरह से सुधार होना चाहिए कि महिला के अंतिम पायदान पर जो महिलाएं हैं, अंतिम पायदान पर जो युवा हैं, उन तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाएं? मैं यह नहीं मानता कि महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ, बहुत सारा काम हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ जाना बाकी है। ग्रास रूट पे अगर देखें तो अभी भी महिलाओं में, देखिए, महिलाओं का ट्रेंड काफी चेंज हुआ है। आज के दिन में देखेंगे, मिथिलांचल का मैं वोटिंग ट्रेंड बताता हूं कि पुरुषों से महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड 2% ज्यादा है। देयर टू मतलब काफी कंसिस्टेंस आया है महिलाओं में, तो ये काफी बड़ी बात है कि महिलाओं के अंदर कंसिस्टेंस आया है। बट अभी भी हमें ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ किया जाना बाकी है और इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। सिर्फ अगर हम कहें कि लाइक कुछ फंड दे दिए और वो कुछ काम कर लेंगे, ये एक तरीका नहीं है। इसके लिए कई क्लस्टर्स डेवलप करना होगा महिलाओं के लिए, कई तरह का रोजगार पूरा काम करना पड़ेगा और डेफिनेटली डेवलपमेंट। जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से किया जाए, तब जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ, चाहे वह युवा हो, महिला हो, छात्र हो या जिस भी वर्ग के लिए वो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पाएगा। और यह हमारे मंच से इंजीनियर सतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं, तकनीकी ज्ञान इनको है और इस चीज़ का वो काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्यान भी कर रहे हैं और समझते हैं कि किस तरह से ग्रास रूट तक इन चीज़ों को पहुँचाया जाए, जिससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आखिरी पायदान पर जो लोग हैं, जिनके लिए इन योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाए। इसके लिए सतीश कुमार जी ने कई अपने विचारों को रखा कि किस तरीके से युवाओं को फायदा होना चाहिए, पलायन रुकने चाहिए, युवाओं के जो अंदर ऊर्जा है उस ऊर्जा का इस्तेमाल, उनके अंदर जो क्षमता है इस क्षमता का इस्तेमाल जो है वह किया जाना चाहिए और इसके लिए नीतिगत और व्यवस्थित तरीके से जो है वह सरकार को काम करना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार बने, जिस भी पार्टी की सरकार बने। यदि वह सचमुच में बिहार और मिथिला के क्षेत्र को विकसित करना चाहती हैं तो उनके लिए इस स्तर पर जाकर काम करना पड़ेगा। सतीश सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफी अच्छे तरीके से अपने विचारों को हमारे दर्शकों के सामने रखा, इसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत थैंक यू सो मच।